प्यारे साथियों, आप लोगों का जो टेस्ट का हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, उसके लिए समय सीमा परसों समाप्त हो रही है। जो बच्चे जुड़ चुके हैं और जिन्होंने प्रॉमिस किया है कि आने वाले 2-4 दिनों में हम कंफर्म कर देंगे, तो उनसे भी मेरी एक अपील है कि आप अपने समय को बचाने की ध्येय से, अगर आपको ये संशय है, इस संशय के सिवाय कि कहीं मेरा प्री ही ना हो, अगर ये आप में अंदर तक घर कर गया है, कारण कुछ भी हो, मैं उसमें नहीं जाता, तो फिर आप दरवाज़ा ना खटखटाएं। और आपके लिए सादर पहले से ही वो है कि फिर दोबारा हम मौका नहीं देंगे। ये जो चांस है, इसमें एक बहुत बड़े नियोजित मस्तिष्क के साथ एक नियोजित प्लान पर काम करना है। हमारा उद्देश्य अगर ये होता तो हम आपको एग्ज़ाम के 15 दिन पहले तक ऑफ़र करते, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले। वो मकसद ही नहीं सधेगा जो आपको मुख्य परीक्षा में सफलता दिलाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि समय को अगर आप व्यस्ततम टाइम में गुजार रहे हैं पढ़ाई के ध्येय से, तो बिल्कुल समय नहीं है। जुड़ने के लिए 48 घंटे बचे हैं, कन्फर्म आप कर दें। जो भी बच्चे जुड़े हैं उनका पहला टेस्ट 1 मार्च को होने जा रहा है। आज 26 तारीख पूरी हो गई है, 27वीं में एंट्री है, यानी 27-28 2 दिन बाद टेस्ट है। तो उस टेस्ट सीरीज के प्रति वही सतर्क होगा, वही गंभीर होगा जो प्री में डिवोशन जिसमें देखा गया होगा, डिवोटेड होगा जो। नहीं तो अधिकतर लोगों में क्या होता है कि मेंस के प्रति उनको अकल तब भी नहीं आती जब कई कई बार वो मेंस में हारते हैं, कई बार मेंस फिसलता है, लेकिन उनको कोई न कोई परिस्थिति, उनका कोई ऐसे चक्कर में वो फंसी जाते हैं कि अंत में फिर एक बार ढाक के 3 पात प्री का ही रिजल्ट केवल रह जाता है। समझ रहे हैं? तो प्री की रिजल्ट में आपको सुनिश्चित तौर पे सफलता प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को संतुलित रखते हुए, अपने मन मस्तिष्क पर कंट्रोल रखते हुए ये जानें कि मुख्य परीक्षा ही सबसे बड़ी परीक्षा है। इस परीक्षा को प्राप्त करने के लिए, इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आपका मन मस्तिष्क कितना संतुलित होना चाहिए, शांत होना चाहिए समुद्र की तरह। तो इन सावधानियों का निश्चित तौर पर आप ध्यान रखेंगे। हम जैसा कि प्लेंट पर चर्चा कर रहे थे और बाद की विरचना पर हम आ गए थे, उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखेंगे कि बाद हेतुकों का संयोजन, जो आर्डर 2 रूल 3 आप देखें सीपीसी, नहीं हो तो आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उसके सहारे ही चीज़ों को कंक्लूड करूँगा, जिससे आपको वहाँ निशान बनाने और इस चीज़ को माइंड सेट में रखने की प्लेंट में ऐसे ही नहीं लिखा जाता। वो सब चीज़ें अगर आपके दिमाग में हैं तो लिखने में आपको सुविधा होगी, या तो ऐसा हो या तो फिर आपको प्रैक्टिस का व्यक्तिगत अनुभव हो। तो आप देखें, बाद हेतुकों का संयोजन नियम 3 क्या कहता है? उसके सिवाय जैसा अन्यथा उपबंधित है वादी, उसी प्रतिवादी या संयुक्ततः उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध कई वाद हेतुक एक ही वाद में संयोजित कर सकेगा। कहने का मतलब है, दावे का भाग का परित्याग हम बता चुके थे, कई अनुतोषों में से एक के लिए वाद लाने का लोभ बता चुके थे। तो उसका नतीजा क्या होता है अगर प्लेंट में आपने ये मिस्टेक की है? आज हम बात कर रहे हैं बाद हेतुकों के जोड़ की, संयोजन की। कह रहा है कि अगर कोई ऐसी अतिरिक्त व्यवस्था है तो उस व्यवस्था को छोड़कर वादी उसी प्रतिवादी, यानी जिसने केस किया है उस सामने वाले प्रतिवादी, या संयुक्ततः उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध, जो प्रतिवादी उस मुकदमे में कंटेम्परेरी जुड़े हुए हैं उन्हीं के विरुद्ध कई वाद हेतुक, यानी अन्य कई वाद, चूंकि प्रतिवादी वही है इसलिए अन्य वाद हेतुकों को भी उसमें जोड़ सकता, ऐड कर सकता है। ये सीपीसी में ही संभव है, सिविल प्रक्रिया के बाद में संभव है। वाद हेतुक एक ही वाद में संयोजित कर सकेगा, और ऐसे वाद हेतुक रखने वाले कोई भी वादी जिनमें वह उसी प्रतिवादी या संयुक्ततः उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध संयुक्ततः हितबद्ध हों,
ऐसे वाद हेतुकों को एक ही वाद में एक ही शर्त है इसमें कि उस वाद हेतुक से वही प्रतिवादी और वही वादी आपस में संयुक्तता संबद्ध होने चाहिए। तो इसका संयोजन करने में कोई दिक्कत नहीं है, सारा मैटर एक ही कोर्ट में चल जाएगा, एक ही मसले में, जिस मसले में वो कंटिन्यू है केस। ठीक है। दूसरा, जहां वाद हेतुक संयोजित किए जाते हैं वहां वाद के संबंध में न्यायालय की अधिकारिता संकलित विषय वस्तुओं की उस रकम या मूल्य पर निर्भर होगी जो वाद के संस्थित किए जाने की तारीख पर हो। अक्सर आप देखेंगे इसमें लोकल लॉ में पढ़ें तो बाजार मूल्य निकालने के लिए किराएदारी अधिनियम में जो नियम बनाया गया है कि प्रॉपर्टी का उस समय मार्केट वैल्यू क्या है, आजू बाजू के गली में जो मतलब मकान है या स्थावर संपत्ति है उसका बाजार मूल्य क्या है, तो उसका 12.5 गुना करके उसका 10% बाजार मूल्य होता है। तो ऐसे जिस स्थावर संपत्ति से जुड़ा हुआ ये मैटर है, सिविल मैटर किसी कब्जे का होगा, अधिकार का होगा, दायित्व का होगा, उससे जुड़े मैटर में उस केस का, यानी जो केस आप फाइल कर रहे हैं किसी भी कारण से, चाहे एसआरए में सेक्शन 5 में कर रहे हो, सेक्शन 6 में कर रहे हो, ये भी मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये है कि जिस फैक्ट एंड इशू पे, जिस प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट है, वो प्रॉपर्टी का मतलब मूल्य जो है वो वाद मूल्य क्या होगा, क्योंकि उसी के आधार पे तय होगा कि इसका वाद मूल्य क्या है। हालांकि स्मॉल कॉजेज कोर्ट में जो एक्ट में ये सारा दिया गया है कि इन परिस्थितियों में इतना वाद मूल्य, इन परिस्थितियों में इतना वाद मूल्य, फिर भी उसका वाद मूल्य निकालना एक सीपीसी के पिटीशन में, प्लेंट में बहुत बड़ी सफलता होती है। अगर आपने उसको सही कंक्लूड किया है, यानी वाद मूल्य की गलती नहीं की है, तो आपका केस इस मुद्दे पर रिजेक्ट होने से बच जाएगा। समझ रहे हैं, वाद मूल्य बहुत ख्याल से देखना पड़ता है। इसीलिए आपके प्रश्न तालिका में जो पेपर में प्रश्न आएगा उसमें आप अगर सीपीसी का कोई मैटर डील करना चाहते हैं, चाहे जजमेंट लिखना चाहते हैं या प्लेंट जो पूछा गया है, अगर वो सीपीसी का प्रकरण है तो आप वहाँ वाद मूल्य का भी ध्यान रखेंगे। अगर आप जजमेंट लिख रहे हैं या प्लेंट बना रहे हैं तो भी उसमें वाद मूल्य दर्शाएंगे कि इस जो हम प्लेंट दाखिल कर रहे हैं फलावादी पर जो जो आरोप लगा रहे हैं, कथन 1, कथन 2, कथन 3, फला वाला, हमारी जानकारी में ये जो बातें आप वाद को हेतुक दर्शाने के लिए, हेतुक पता करने के लिए जो प्लेंट में आप लिखते हैं उसमें ये भी दर्शाएंगे कि इसका वाद मूल्य इतना है, अतः यह मामला फला कोर्ट के द्वारा विचाराधीन है। क्योंकि उसी जूरिस्डिक्शन, जैसे कहते हैं ना 25,000 का मामला निचली अदालत में, उससे ऊपर का मामला सेशन कोर्ट में, उससे ऊपर का मामला, तो ये जो मूल्य पे आधारित कैटेगराइजेशन है जजशिप का या सिविल सूट में कोर्ट्स का, तो उसी आधार पे तो जूरिस्डिक्शन फुलफिल हो पाएगा। अगर वाद मूल्य ही नहीं पता होगा तो कौन मुकदमा किस कोर्ट में जाएगा ये कैसे तय होगा। तो वही ये कह रहा है कि वाद हेतु संशोधित किए जाते हैं वहां वाद के संबंध में न्यायालय की अधिकारिता संकलित विषय वस्तुओं की उस रकम या मूल्य पर निर्भर होगी जो वाद के संस्थित किए जाने की तारीख पर है। पूछा सकता है कि ये कैसे तय होता है, तो वही कि जिस समय केस फाइल हो रहा है उसका बाजार मूल्य क्या है उस प्रॉपर्टी का जिस पर विवाद है। ठीक है, तो इस तरीके से। उसके बाद एक और अच्छा प्रसंग आता है नियम 5 में निष्पादक, प्रशासक या वारिस द्वारा उसके विरुद्ध दावे। ये जो एग्जीक्यूटर है या एडमिनिस्ट्रेटर है या कोई सक्सेसर है, समझिए फिर से, नियम 5 ये आपके प्री में तो पूछेंगे तो आपको उत्तर लिखने में दुविधा नहीं है, लेकिन यहाँ प्लेंट बनाते समय कोई एग्जीक्यूटर है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है या कोई सक्सेसर है, तो उसके विरुद्ध ही अगर ऐसा कोई मसला फंस जाए कि इसका दावा तो ये कर रहा है लेकिन इसका बनता नहीं प्रॉपर्टी, मतलब इसके पिता ने या जिसके मामले से उसके, मान लीजिए इमेजिन कीजिए इसमें एक शब्द है निष्पादक या वारिस, और वारिस को संपत्ति मिलनी तो चाहिए थी, सक्सेसर में अगर आती तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन पता चला कि इसके पिता ने स्वयं ही वसीयत कर दिया था, तो वसीयत की जांच पड़ताल जरूरी होगी कि नहीं जरूरी होगी। अगर इसको इस व्यक्ति का इसको जानकारी नहीं है जो वारिस है, तो कोर्ट में तो यही मानेगा ना कि वो संपत्ति हमारी है। जब उसने लेन देन के लिए या नामांतरण के लिए, म्यूटेशन के लिए फाइल किया तो पता चला कि ये तो फला व्यक्ति के नाम हो गई है, और पता किया तो पता चला कि बिल से हो गई है। तो अब चूंकि उसका राइट, इसको कुछ जानकारी नहीं थी, तो उसको ये लग सकता है कि ये फ्रॉड में हुआ या कैसे हुआ, ज़बरदस्ती करवा लिया गया, मेरी जानकारी में नहीं, तो उसके लिए वो सूट फाइल कर देगा कि ये सक्सेशन में प्रॉपर्टी तो मेरे पास आनी थी और ये कैसे, ये व्यक्ति इस पर काबिज है, उसका नाम कैसे चढ़ा है।
समझ रहे हैं? तो यही बात कह रहा है कि स्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए केवल कुछ दावों को संयोजित किया जाना, ये नियम 4 कह रहा है। जबकि नियम 3 के दूसरे भाग में ये बात कही जा रही है कि जहां बाद हेतु संयोजित किए जाते हैं वहां बाद के संबंध में न्यायालय की अधिकारिता, ये तो मैं बता चुका, संकलित विषय वस्तुओं की रकम या मूल्य पर निर्भर करेगी। अस्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए केवल कुछ दावों को संयोजित किया जाना। नियम 4 कहता है, अभी तक हम नियम 3 पढ़ रहे थे जिसमें बाद हेतुकों के जोड़ की बात थी, संयोजन की। अब नियम 4 हम पढ़ रहे हैं कि अस्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए केवल कुछ दावों को संयोजित किया जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक कि न्यायालय की इजाजत ना हो अस्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए वाद में निम्नलिखित के सिवाय कोई भी वाद हेतु संयोजित नहीं किया जाएगा। यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा क्यों किया गया है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि जब तक कि न्यायालय की इजाज़त ना हो, यानी अगर कोर्ट कंसीडर करे तो ऐसा पॉसिबल है क्या, अस्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए वाद में, यानी अस्थावर संपत्ति पर अपने हक का दावा प्रत्युद्धरण कहलाता है कि क्लियर किया जाए कि इस पर मैं ही काबिज हूँ। जो व्यक्ति केस करता है यही तो चाहता है कि हमारा हक स्वीकार किया जाए, फला तरीके से मेरा इस प्रॉपर्टी पर, अस्थावर प्रॉपर्टी पर मेरा राइट बनता है। जोतेदारी प्रॉपर्टी का टोटल विवाद जो राजस्व संहिता में चलता है वो उसका कनेक्शन इसी से है, अस्थावर संपत्ति से ही है। लेकिन ऐसा इसमें जो बात हम लोग कर रहे हैं सिविल सूट के लिए, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि जोतेदारी प्रॉपर्टी राजस्व संहिता का ही हो। अस्थावर संपत्ति केवल जोतेदारी प्रॉपर्टी नहीं होती, आवास होता है, पेड़ पौधे होते हैं, फलदार वृक्ष होता है। तो इससे जुड़े भी डिस्प्यूट कहाँ आ जाएंगे, इसी सिविल सूट में आ जाएंगे। और इसी सेक्शंस के सहारे आर्डर जो प्लेंट दाखिल होगी, इन्हीं सेक्शन यानी आर्डर 2 और रूल जो 1 2 3 4 5 हम रूल पढ़ते जा रहे हैं, इसका नियम कायदा प्लेंट बनाते समय रखा जाता है। तो उसमें इसको चूंकि लिखना होता है प्लेंट में, इसीलिए चर्चा जरूरी है। अगर ये प्लेंट में नहीं लिखना होता तो आपकी ड्राफ्टिंग प्लीडिंग के लिए जो चीज़ें लिखी जानी है उस पर मैं फालतू का समय क्यों आपका लेता। ये प्रवचन सुनाने क्योंकि हमें शौक चल रहा है क्या इतनी रात को, इस समय भी 12-5 हो रहे हैं, कल तो 1:30 बज गया था, समझ रहे हैं। तो ये मेहनत की बात है। और आप ये समझ जाएं कि अगर 10 में से 9 लोग क्रिमिनल, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा मैटर है जिसमें कहा गया है चार्ज फ्रेम कीजिए और उसमें ये भी कहा गया है कि आरोप पत्र तैयार कीजिए, सॉरी प्लेंट भी तैयार कीजिए, और दूसरा सवाल आया है विकल्प में, ऑप्शन में, कि जजमेंट लिखिए या रिटर्न स्टेटमेंट लिखिए, तो ज़्यादातर बच्चे जानते हैं कहाँ जानते हैं, प्लेंट लिखने में, क्योंकि उसमें लगता है कि उनको गलती कम होने की गुंजाइश है, एवरेज मार्क मिल जाएगा। लेकिन अगर अच्छा लड़का होगा तो मैं आपको बताऊं ये सारी बारीकियां वो जानेगा, और मैं 100% कह रहा हूँ, या तो वो रिटर्न स्टेटमेंट एक्सेप्ट करेगा अथवा जजमेंट करेगा। ये नंबर दिलाऊ होता है लेकिन खतरा भी होता है, क्योंकि इसमें त्रुटियां होने की, क्योंकि इसमें आपकी वैधानिकता, आपका समझ, आपका सब कुछ परिपक्वता दिखनी चाहिए। नहीं प्लेंट में इतनी त्रुटि आप कर देंगे, बस तमाम आधार होते हैं कि खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि जो नियम 4 आर्डर 2 CPC बता रही है वो यही बता रही है कि उस दावाकृत संपत्ति या उसके किसी भाग के अंतःकालीन लाभों या भाटक की बकाया के लिए भी दावा हो सकता है। मतलब कहने का, जिस प्रॉपर्टी को आपके बाप दादा ने शेयर कर दिया, किसी को दान कर दिया, आपको नहीं दिया, आपको सक्सेशन में नहीं मिला, तो जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ली, समझिए उस पर जो भार है, जैसे मान लीजिए उस पर लोन लिया हो, टैक्सेस बकाया हो, जलकर बकाया हो, हाउस टैक्स बकाया हो, ये पॉसिबल है। तो जो अस्थावर संपत्ति वो बाप ने बेच के वो चले गया, वो पैसा चाहे जो मन कैसो किया, लेकिन वहाँ एक चीज़ पता चल रहा है कि उस प्रॉपर्टी के बारे में वास्तविकता से अगर पड़ताल करें तो पता लगाता है इस प्रॉपर्टी को दे करके कुछ लोन क्रेडिट कार्ड से लिया गया था। ये संभव है ना। तो अब बताइए, जो बैंक उस पर लोन दिया है उसको पता चले कि वो आदमी खातेदार उस प्रॉपर्टी को बगैर बैंक को सूचित किए बेच दिया है, तो बैंक केस करेगा कि नहीं करेगा? बैंक दीवानी मुकदमा करेगा कि नहीं करेगा? उस व्यक्ति पर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यही यहाँ बताया जा रहा है कि उस दावाकृत संपत्ति या उसके किसी भाग के अंतःकालीन लाभों या भाटक की बकाया के लिए दावों से संबंधित केस हो सकता है। तो ये सब संबंधित मतलब इसको क्या हो सकता है, इन सब मामले को एक ही में जोड़ दिया जाएगा। ये जितने आप सुन रहे हैं क्रम से, इन सारे मैटर को एक ही सूत्र में बांध करके रूल 2 रूल 4 के तहत ऐड करके एक साथ एक कोर्ट में चलाया जा सकेगा CPC का। ठीक है, खा पॉइंट है कि जिस संविदा के अधीन वह संपत्ति या उसका कोई भाग धारित है उसके भंग के लिए, नुकसानी के लिए भी दावा हो सकता है। मान लीजिए कोई बातचीत हुई है जो कॉन्ट्रेक्चुअल रही है, और कॉन्ट्रेक्चुअल बात होने की वजह से ही अगर आप उसका ब्रीच करते हैं तो भी सिविल सूट का हक बनता है भाई, कि हमको वादा किया था, हमारे वादे से मुकर गया। तो 420 का मामला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें संपत्ति के
क्रय विक्रय या उसके अधिकार की बात है। अगर इसमें मारपीट या कुछ हिंसा की बात होती तो ऑटोमेटिक ये क्रिमिनल मामला होता। धोखाधड़ी तो है ही, 420 भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए संपत्ति स्थावर संपत्ति है और स्थावर संपत्ति के विवाद में ये माना जाता है या तो जोतेदारी प्रॉपर्टी का विवाद होगा या आवासीय प्रॉपर्टी का विवाद होगा। दोनों विवाद जो होते हैं वो इन्हीं मातहत अधिकारियों द्वारा, जो उच्च स्तरीय पर राजस्व विभाग के होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं, उन्हीं के कोर्ट में सब मैटर चलता है। कब्जा के विवाद होते हैं, डीएम साहब भी दिखाते, आपको पता है, दिलाते हैं, ठीक है। एडीएम साहब पट्टा और डीएम साहब पट्टा देते हैं, उसकी कैंसिलेशन की बारी आए तो स्वयं अपने ऑफिस से निकल करके फील्ड में आते हैं। लेकिन वहाँ सवाल इन आने जाने का नहीं है, वो वहाँ सवाल है उस भू खातेदार का या उस खाते के हकदार स्वामी का जो हक मारा जा रहा है, उसको वो डिस्प्यूट को क्या केस करे, क्या चीज़ें फॉलो करे कि उसको यथाशीघ्र अपना वह जो मौलिक अधिकार वो मानता है या वैधानिक रूप से सच है वो प्राप्त हो सके। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने योग्य हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप प्लेंट पढ़ रहे हैं तो 4 जगह से प्लेंट इकट्ठा कर ली और आप उसको रटे जा रहे हैं बगैर किसी कारण की हवा हवाई, और रटने के बाद आप एग्जाम में आया वहाँ भी आप माने नहीं लिख ही दिए जो उल्टा सीधा आप रट के आए थे। ऐसे नहीं, प्लेंट में जो टीचर बैठते हैं, अगर काफ़ी दिग्गज टीचर देख रहा है तो 1 मिनट में ही पता कर लेगा कि पोजीशन क्या है, समझ रहे हैं। आगे देखें, जिस संविदा के अधीन वह संपत्ति या उसका कोई भाग धारित है उसके भंग के लिए नुकसानी के लिए दावा भी हो सकता है। इस दावे को भी उसी में ऐड कर लिया जाएगा। एक तो संपत्ति का दावा, उस पर बिल कंपलसेशन का दावा कि हम इतने दिन से उस पर खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं विवाद की वजह से, ये तो स्वाभाविक होता है। परंतु वे दावे जिनमें चाहा गया अनुतोष उसी बाध हेतु पर, हाँ ये कंडीशन है कि ये जो अनुतोष चाहा जा रहा है वो उसी बाध हेतु से ही उत्पन्न हुआ हो। अगर उस अनुतोष का कारण कोई दूसरा बाध हेतु है, यानी जो काज एक्ट है ना, कहने का मतलब है फैक्ट एंड इशू से जो मैटर उत्पन्न हो रहा है उसमें अगर ज़्यादा वैविध्य है तो वो दूसरे जगह से चला जाएगा, समझ रहे हैं। कहने का मतलब वो दावे जिसमें चाहा गया अनुतोष उस बाध हेतु पर आधारित है, यानी अगर सेम काज ऑफ एक्शन है तो 100% वो दीवानी सुनवाई में ये ध्यान रखेगा और स्थायित्व संपत्ति के प्रत्युत्थरण के लिए दावों को संयोजित कर सकेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर वो मामला संविदा से जुड़ा हुआ था या किसी अन्य माध्यम से जुड़ा हुआ था जिसका कोई भाग भंग करने पर नुकसानी के लिए डैमेज की दावे की बात है, या उस दावे में चाहा गया अनुतोष उसी बाध हेतु पर आधारित है, तो इन 4 कंडीशनों में का खागा 3 कंडीशनों में निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ऐसे प्रकार के दावों को एक साथ जोड़ लिया जाएगा जिससे कोर्ट का टाइम बचे, फालतू की बहसबाजी ना हो, तर्क वितर्क बेमतलब का ना हो, ठीक है। उसके बाद आता है, लेकिन परंतु नियम की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि पूर्वबंध या मोचन के किसी वाद में से किसी भी पक्षकार को यह मांग करने से निवारित करती है कि बंधक संपत्ति का उससे कब्जा दिलाया जाए। कहने का मतलब यह है कि ये भी जो सेक्शन 2 ऑर्डर 2 पढ़ रहे हैं उसका रूल 5 कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती तो आप लोग देखते नहीं। लेकिन आप ध्यान रखिए, अपने बेरेट में देख लीजिए, और ऑर्डर 2 चल रहा है, इसके ऑर्डर 2 को एक एक लाइन देखेंगे, उसमें जो सावधानियां हैं उस सावधानी के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि आप प्लेंट जब लिखें, जब आपके सामने वो कंटेंट आए परीक्षा भवन में, वो बड़ी सी स्टोरी मिलेगी आपको, तो आप सावधानी पूर्वक ये जो रूल बता रहा हूँ, जो अब तक बोल चुका हूँ, उन सारी बातों का ध्यान में रखते ही प्लेंट लिखेंगे या जजमेंट लिखेंगे या चार्ज फ्रेम करेंगे। हालांकि अभी तो दीवानी की बात हो रही है, आगे वाले समय में क्रिमिनल लॉ पे भी मैं जजमेंट कैसे लिखे, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब मुद्दे पे चर्चा होगी। आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हम आपके आभारी हैं। अत्यंत प्यार देने के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए मैं बार बार अनुग्रहपूर्वक आपका आभार करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आपका ऐसे स्नेह हम पर बना रहे। अगर आप बिल्कुल नए हैं हमारे चैनल पे, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और अन्य मित्रों तक, अधिवक्ता मित्रों तक पहुँचाएँ। बहुत अच्छी बात है कि एक से एक विद्वान अधिवक्ता इसी माध्यम से हमारे टच में आ रहे हैं। परमात्मा को इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपका भी वीडियो बंद करने के पहले बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन। अब चलते हैं, कल फिर इसी टाइम पर लगभग वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। सबको हमारा जय सिया राम, सत्यमेव जयते।